जब कोई देश दूसरे देश से किसी भी तरह से लड़ाई कर रहा होता है तो सबसे पहले मन में यही सवाल और एक डर नजर आता है कि अगर न्यूक्लियर बम गिरा दिया गया तो क्या होगा। और ये डर सिर्फ काल्पनिक नहीं है। इस बम को बनाने वाले इंसान ने खुद भी यही कहा था कि ये एक तरह का सर्वनाश है, यानी कि इसके इस्तेमाल का मतलब है तबाही और त्राहिमाम, क्योंकि न्यूक्लियर कुछ ही सेकंड में लाखों लोगों की जान ले सकता है। और इसका सर्वनाश यहीं पर नहीं रुकता है। जिस जगह पर इसका इस्तेमाल होता है वहाँ पर पीढ़ियों तक इसका बुरा असर बना रहता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो आपको किसी फिल्म जैसी लगेगी, लेकिन वो फिल्म नहीं है, मगर हाँ, ये कहानी बिल्कुल सच है। ये कहानी है त्सुतोमू यामागुची की, जो जापान के एक नागरिक रह चुके हैं और दुनिया के इकलौते इंसान हैं जिन्हें जापानी सरकार ने परमाणु बमों का सर्वाइवर माना है, और वो भी एक का नहीं बल्कि दो परमाणु बमों का। 1945। इस कहानी को अच्छी तरह से जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 29 साल के यामागुची नागासाकी में रहते थे और मित्सुबिशी कंपनी में इंजीनियर थे। वो कुछ दिन के लिए हिरोशिमा गए थे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। 6 अगस्त 1945 यामागुची का हिरोशिमा में आखिरी दिन था। वो सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकले ही थे कि उन्होंने आसमान में एक बड़ा अमेरिकी B-29 बॉम्बर देखा और फिर एक तेज सफेद रोशनी। ये रोशनी आंखों को अंधा करने वाली तेज रोशनी थी। जमीन कांप उठी थी और वहाँ के लोग, वहाँ की हर चीज तबाही में बदल चुकी थी। हिरोशिमा में ये जो न्यूक्लियर बम गिराया गया था, इसका नाम था लिटिल बॉय। यामागुची हवा में उछलकर जमीन पर गिरे। इस धमाके में यामागुची बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। उनके कान के पर्दे तक फट चुके थे। इस तबाही के बीच ही उन्होंने रात एक बम शेल्टर में बिताई और अगले दिन जैसे तैसे एक ट्रेन पकड़ी और बुरी तरह से घायल हालत में ही अपने घर नागासाकी लौट आए। उनके घर वाले हैरान थे, लेकिन साथ ही खुश भी थे कि चलो आखिर किसी तरह जान तो बची। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। 9 अगस्त 1945 नागासाकी। यामागुची अभी 3 दिन पहले हुए उस हादसे को सभी लोगों को बता ही रहे थे और फिर तभी एक बार फिर से वही सफेद तेज रोशनी और जमीन को हिलाकर रख देने वाला धमाका होता है। इस बार जो न्यूक्लियर बम गिराया जाता है, इसे नाम दिया गया था फैट मैन। इसके नाम से ही पता चल रहा था कि ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। इस बार पहले से भी ज्यादा तबाही और त्रासदी होती है, मगर पता नहीं कैसे इस बार भी यामागुची बच जाते हैं। लेकिन उनके शरीर पर जो जख्म थे वो अब 2 गुना हो जाते हैं। उनका दर्द असहनीय होता है, लेकिन उनके लिए राहत की बात ये भी थी कि उनके साथ ही उनका परिवार भी बच गया था। अब यामागुची और उनका परिवार शारीरिक रूप से तो बच गए थे, लेकिन इतना काफी नहीं था, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक अपने बाद भी बहुत बड़ी तबाही को छोड़ गया था। न्यूक्लियर अटैक से होने वाले रेडिएशन इफेक्ट्स को अभी सभी लोगों को झेलना बाकी था और उन्होंने इसे पूरी जिंदगी झेला भी। झड़ते बाल, लगातार बुखार, गैंग्रीन, मोतियाबिंद और फिर बाद में ल्यूकेमिया। इसी वजह से बाद में उनकी पत्नी की भी कैंसर की वजह से मौत हो जाती है। न्यूक्लियर अटैक से यामागुची और उनके शहर के लोग आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन इस अटैक से जो उन्हें निशान मिले थे ये वास्तव में इतने गहरे थे कि एक पूरी उम्र निकल जाए मगर उन्हें भूलना मुश्किल था। बाद में यामागुची को उम्र के साथ ये भी एहसास हुआ कि ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि ये एक चेतावनी है जिसे सभी को जानना चाहिए और इसके लिए कोई सॉल्यूशन भी निकालना चाहिए। और इसीलिए 2006 में यामागुची ने संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN जाकर परमाणु हथियारों को खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा, 2 बार परमाणु अटैक झेलने के बाद इसके खिलाफ बोलना मेरी नियति है। 2009 में जापानी सरकार ने उन्हें निजू हिबाकुशा यानी कि डबल अटैक सर्वाइवर के तौर पर आधिकारिक मान्यता दी। 93 साल की उम्र में यामागुची इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक सर्वाइवर की नहीं है। ये कहानी है हिम्मत, इंसानियत और एक मिशन के साथ जीने की। यामागुची की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि जंग में किसी की हार हो या ना हो, मगर इंसानियत की हार जरूर होती है। और अगर हम वाकई कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं बल्कि उसे महसूस भी करना होगा। अब आप हमें बताइए
कि न्यूक्लियर हथियार देश की सुरक्षा का तरीका है या फिर पूरी दुनिया के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है? नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।